हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 3 के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न के बारे में, मेकिंग ऑफ फैब्रिक के बारे में और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न के बारे में। अब ये स्पिनिंग क्या चीज़ है? स्पिनिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स। अब फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। पहले दो पार्ट जिसने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप लोग वो दो पार्ट देख लें, उसके बाद ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम लोग स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग में क्या करते हैं? स्पिनिंग में हम लोग धागा तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फाइबर्स आए हैं उससे हमने अल्टीमेटली बनाना क्या है? हमने बनाना है फैब्रिक, हमने कपड़ा बनाना है। तो कपड़ा बनाने के लिए हम डायरेक्टली फाइबर से कपड़ा थोड़ी बनाएंगे, उसके बीच में जो इंटरमीडिएट है, जो धागा हमारे पास है, हमने वो तो तैयार करना है। अब वो जो धागा तैयार करने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। हमने स्पिनिंग में करना क्या है? हमने मास ऑफ कॉटन वूल या लंप ऑफ कॉटन वूल लेना है, उसमें थोड़े थोड़े से फाइबर्स खींचने हैं और उनको ट्विस्ट करना है। और ट्विस्टिंग करने से क्या होगा? फाइबर्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे और वो धागे में तब्दील हो जाएंगे। अब ये जो स्पिनिंग करनी है हमने, ये जो ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स जो करना है हमने, इसके लिए हमारे पास तीन मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा हैंड स्पिंडल, जिसको हम तकली कहते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्पिनिंग व्हील, जिसको हम चरखा कहते हैं। ये जो चरखा है, इसको महात्मा गांधी जी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंस, काफ़ी पॉपुलराइजेशन हम कहेंगे, काफ़ी पॉपुलर फेमस किया था इसको। उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसको एक जगह दी थी। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश के कपड़े हैं, जो ब्रिटिश से इंपोर्ट किए गए कपड़े हैं, उनको आप लोग इस्तेमाल ना करें। आप लोग हैंड स्पन, हम लोग जो होम स्पन थ्रेड है, जो चरखे से बना रहे हो आप लोग, जो धागा बना रहे हो, उससे बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करो। इससे उनकी जो इंडस्ट्री है, इससे जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। उनने ये चीज़ कही थी कि आप लोग उनका कपड़ा जो है वो कम इस्तेमाल करो, खादी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। अपने हाथ से बनाए हुए जो कपड़े हैं, हाथ से बनाए हुए जो धागा, उससे बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करो। अब ये जो दो तरीके हैं, पहले ये ट्रेडिशनल तरीके हैं और ये लोकली, यानी कि थोड़ा बहुत अगर हमने धागा तैयार करना है उसमें कारआमद है। लेकिन अगर हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है यार्न की, उसके लिए हमारे पास स्पिनिंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर ये तकली या स्पिनिंग व्हील का काम नहीं है, हमारे पास स्पिनिंग मशीन होनी चाहिए। तो ये हो गई स्पिनिंग की बात। अब बारी आ जाती है हमारे पास फैब्रिक हम कैसे तैयार करते हैं, मेकिंग ऑफ फैब्रिक कैसे की जाती है। तो अब दूसरे सब टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा सब टॉपिक हमारे पास है मेकिंग ऑफ फैब्रिक या यार्न टू फैब्रिक। इसमें क्या किया जाता है? इसमें हम लोग कपड़ा तैयार कर रहे हैं धागे से। दो मोस्ट कॉमन तरीके हैं जिससे हम लोग कपड़ा तैयार करते हैं। पहला है वीविंग और दूसरा है निटिंग। वीविंग की बात करें तो वीविंग में हमको दो सेट ऑफ यार्न्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम लोगों ने दोनों सेट्स को 90 डिग्री पे अरेंज करके रखना है, जिससे हम लोग फैब्रिक तैयार करते हैं। It is the process of making fabric by arranging two sets of yarn at 90 degree angles to each other, या at right angles to each other। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाऊं, यहाँ पर दो सेट ऑफ यार्न्स हैं। ये एक कागज़ का मैंने इसको बना के रखा हुआ है, जैसे आपकी बुक में ये दिया हुआ है। देखो, ये एक वर्टिकल सेट बताया हुआ है नीचे की तरफ, और दूसरा हॉरिजॉन्टल। अगर आप करीब से देखो, अगर आपको अच्छे से दिखे तो यहाँ पर इसको हमने इस तरह से वीविंग की जाती है। एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल है। ये दो सेट जो है हम लोगों ने इसको अरेंज किया हुआ है और इससे ये पीस ऑफ फैब्रिक इस तरह से तैयार होता है। अब इसमें ये जो वीविंग की जाती है, ये दो तरह की डिवाइसेस से की जाती है। लूम जिसको हम कहते हैं, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स इज कॉल्ड बाय वीविंग यार्न्स इज कॉल्ड एज लूम। दो तरह की लूम्स होती हैं, एक तो हैंड लूम जो हाथ से चलाई जाती है, और दूसरी जो चलाई जाती है वो पावर लूम, यानी जो बिजली से चलाई जाती है। अब ये हो गया वीविंग के बारे में। निटिंग की बात करें तो निटिंग में इसकी बनिस्बत, वीविंग की बनिस्बत एक ही यार्न की ज़रूरत पड़ती है, यानी सिंगल यार्न की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, इसके लूप्स जो होते हैं, सिंगल यार्न के लूप्स, उनको इंटरलॉक करते हैं विद हेल्प ऑफ निटिंग नीडल्स और वीविंग मशीन। आप लोग अगर यहाँ पे देख लो, इट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स बाय इंटरलॉकिंग द लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विद द हेल्प ऑफ निटिंग नीडल्स और मशीन्स। हम लोग सिंगल यार्न के लूप्स को इंटरलॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ निटिंग नीडल्स और निटिंग मशीन्स, तो उससे हम लोग फैब्रिक तैयार करते हैं। यहाँ पर एक ही यार्न की ज़रूरत है, यहाँ पर दो सेट्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर अगर इस फैब्रिक के पीस से कहीं से एक जगह से धागा निकल जाता है तो पूरा जो पीस है फैब्रिक का वो अनवाइंड हो जाता है, यानी पूरा कपड़ा अनवाइंड हो जाएगा। इसकी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास जो घर में स्वेटर बनती है या हमारे जो सॉक्स बनते हैं, हमारे घर में हमारी मदर वगैरह करती है निटिंग। तो देखिए, ये है पीस ऑफ
निटिंग, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक बताया है जो निटिंग करके बनाया गया है। ये है निटिंग नीडल, ये निटिंग नीडल है। इसका इस्तेमाल करके हमारे घर में हमारी मदर या सिस्टर या वाइफ जो है वो निटिंग करती हैं। तो ये निटिंग नीडल्स है, ये दूसरा तरीका है निटिंग का। अब ये हो गई फैब्रिक की बात। अब हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लें, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे सब टॉपिक की, जो कि है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये जो कपड़े हम पहनते हैं बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही फैशनेबल आज जो हमारे कपड़े हैं, क्या पास्ट में ऐसे कपड़े होते थे? तो ऐसा नहीं था। उस टाइम पे लोगों के पास ना तो एग्रीकल्चरल नॉलेज था, ना तो स्टिचिंग का नॉलेज था, ना तो वीविंग का नॉलेज था। तो उनके पास ऐसे कपड़े नहीं थे। वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए क्या करते थे? वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते थे, बार्क ऑफ लार्ज ट्रीज का इस्तेमाल करते थे, उनके छिलके का इस्तेमाल करते थे, और साथ ही साथ स्किन का इस्तेमाल करते थे, जो कि वो उन जानवरों से लेते थे जो उनको खाने के लिए शिकार करके मारते थे। जैसे जैसे नॉलेज इवॉल्व हुआ तो लोगों को ये पता लगा कि वीविंग की जाती है। उनने वीविंग की, वीविंग करके उनने ट्विग्स और लीव्स को वीव करके मैट्स बनानी शुरू की, और उसके बाद क्या करना शुरू किया? उसके बाद बास्केट्स बनाना शुरू किया। जैसे जैसे नॉलेज इवॉल्व हुआ तो उनने लंबे लंबे स्टैंड्स बनाना शुरू किया। अब वो स्टैंड्स कैसे बनाने लगे? यानी फाइबर्स, हम एक तरह से कहेंगे उस टाइम के फाइबर्स की बात करें, उस टाइम फाइबर्स, उनके लिए वो फाइबर्स थे। क्या करना शुरू किया उनने? हमारे पास वाइन्स जो होती हैं, जंगल में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम काफ़ी लंबी होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जिनको हम वाइन्स कहते हैं। उनके साथ हेयर ऑफ एनिमल्स, जो जानवर मारते थे उनके जो हेयर, जिसको हम फ्लीस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने लगे और वो लंबे लंबे स्टैंड्स बनाने लगे, जिससे उनने शुरू की वीविंग। जैसे जैसे एग्रीकल्चरल नॉलेज बढ़ा तो वो सेटल होने लगे और वहाँ पर उनने खेती शुरू कर दी, और उसके बाद कॉटन और फ्लैक्स की कल्टीवेशन होने लगी। कॉटन और फ्लैक्स की कल्टीवेशन होने लगी, वीविंग उनको अब आ गई थी, तो वो कपड़ा बनाने लगे। वो कॉटन और फ्लैक्स की कल्टीवेशन ऐसी जगह करते थे जहाँ पर वाटर की काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो, ताकि इरिगेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो और पानी की कमी उनकी क्रॉप को ना हो। इसीलिए ऐसी कल्टीवेशन जहाँ पर वाटर बॉडीज़ थी उसके आसपास होने लगी। एंशिएंट इंडिया की बात करें तो गंगा के किनारे लोग रहते थे, वहाँ पर इसकी कल्टीवेशन करते थे। एंशिएंट इजिप्ट में रिवर नाइल के आसपास कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्लैक्स की जाती थी। वीविंग का नॉलेज तो आ गया था, लेकिन स्टिचिंग का नॉलेज नहीं था। वो जो कपड़ा बनाते थे उसको पूरी बॉडी पर लपेट लेते थे, जिसको हम ड्रैपिंग कहते हैं, ड्रैपिंग। उसके बाद सीविंग नीडल का इन्वेंशन हुई। उसके बाद जब सुई की इन्वेंशन हुई तो स्टिचिंग भी शुरू हुई। तो आज हमारे पास जो ये क्लॉथ्स हैं, जैसे मेरे पास ये ब्लेज़र है या मेरे पास शर्ट है, तो ये सारे स्टिच्ड क्लॉथ्स हैं। लेकिन आज भी कुछ क्लॉथ्स ऐसे हैं, जैसे धोती है, जैसे साड़ी है, जैसे पगड़ी है, ये आज भी अनस्टिच्ड ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। आज की क्लास में इतना ही। इसके साथ ही इसके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको मिले मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।